22 दिसंबर 1942। रात अंधेरी और सर्द थी। धुंध ने कब्रिस्तान को लपेटे में ले रखा था। वक्त की सुइयां 12 बजे से ऊपर जा चुकी थीं। ऐसे में दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय गोरकन की कुदाल के। गोरकन यानी कब्र खोदने वाला। दूर कहीं किसी गीदड़ की आवाज ने माहौल की मनहूसियत और बढ़ा दी थी। तभी गोरकन ने लम्हा भर रुककर अपनी सांस बहाल की थी और धुआं छोड़ती हुई उसकी सांस जैसे धुंध में जम गई थी। ससुरी को आज ही मरना था। गोरकन ने बड़बड़ाते हुए भड़ास निकाली और जिस्म पर अट जाने वाली मिट्टी को झाड़ा। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वो दोबारा अपने काम में जुट गया। कच्ची सड़क पर दूर तक उड़ती धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उस मुसाफिर के सख्त बूटों की आवाज रास्ते में आने वाले कंकरों पत्थरों से टकरा रही थी। उसे मांगरो शाम को ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में रेलगाड़ी खराब हो गई और झटकों के जोर पर आगे बढ़ते बढ़ते अब ये बोर सफर एक स्टेशन पहले उस वक्त खत्म हुआ जब रेल ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसलिए वो सामान उठाए पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि रात होती देखकर कोई तांगे वाला उस तरफ जाने को तैयार नहीं हुआ था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर होने की वजह से उसे वीरान रास्तों और जंगलों का कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी इस लंबे कच्चे पक्के रास्ते पर पैदल सफर करते हुए वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। एलन ने एक लम्हा रुककर हाथ में पकड़ी मोटी टॉर्च की रोशनी रास्ते पर फेंकी। आबादी अभी भी नजरों से ओझल थी, जबकि कच्ची सड़क पल खाती हुई आगे तक कहीं धुंध में गुम हो रही थी। उसे अब शक गुजरा कि वो रास्ता भटक चुका है। ये काफी परेशानी की बात तो थी, लेकिन ऐसी नहीं कि वो डर महसूस करता। लेकिन एक बात वो काफी देर से महसूस कर रहा था। स्टेशन से बाहर निकलकर जब से एलन ने इस सड़क पर कदम रखा था, लगातार उसके साथ कोई था, लेकिन वो जो कोई भी था उसकी नजरों से छुपकर सफर जारी रखे हुए था। एलन को इस बात का अंदाजा इसलिए था कि जो ही उसके कदम रुकते, अपने आसपास उसे महसूस होता कि वो दूसरा वजूद भी जैसे थम जाता, और जैसे ही वो आगे बढ़ता फिर कोई अनदेखा वजूद उसके पीछे चल पड़ता। एलन ने कन अखियों से अनजान बनते हुए मुड़ कर देखा, मगर नाकाम रहा। उसके पीछे गहरी धुंध के सिवा कुछ नहीं था। अजीब सी खुशबू थी जो उसके साथ साथ सफर कर रही थी। पहले पहल उसे सिर्फ क्यूरोसिटी थी, फिर किसी दुश्मन का एहसास, और अब आखिर में वो सिर्फ उलझन महसूस कर रहा था। लगता है किसी भूत की औलाद है जो रात के इस पहर मेरे पीछे पड़ गया है, एलन ने तंजिया अंदाज में सोचा। इस सोच की वजह उसका दोस्त शैनल फॉस्टर था, जो इन बातों पर न सिर्फ यकीन रखता था बल्कि कई एक किस्से भी सुना चुका था। एक किस्सा तो एलन को अब भी याद था। मेस में खाने के बाद बैरक में रात सोने से पहले वो अक्सर ऐसे किस्से कहानियां लेकर बैठ जाता था। शैनल ने अपने दादा की कहानी सुनाते हुए बताया था कि वर्ल्ड वार 1 में उसके दादा फ्रेडरिक ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट की हैसियत से शामिल थे। एक रात उन्हें अपने सीनियर्स के लिए खाना पहुंचाना था। सीनियर्स का ठिकाना सरहद के आखिरी सिरे पर एक मकान में था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। फ्रेडरिक ने अभी जंगल में कदम रखा ही था कि तेज बारिश ने घेर लिया। हाथों में टिफिन उठाए वो पनाह की तलाश में एक गुफा तक जा पहुंचा।
साइकिल उसने पीछे ही छोड़ दी थी। गुफा में बारिश से तो बचत हो गई थी, लेकिन सर्दी ने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। सो उसने बड़ी मुश्किल से कुछ सूखी लकड़ियां और घास फूस तलाश करके आग के लिए इकट्ठी करना शुरू की। उसी वक्त उसे एक साया दिखाई दिया। कौन है? वो पूरी तरह चौंक गया। मैं हूं, एक लड़की की आवाज उभरी। तुम इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? फ्रेडरिक ने गुस्से से पूछा। असल में वो ना चाहते हुए भी घबरा गया था। वो कोई जासूस लड़की भी हो सकती थी। मैं जंगल में लकड़ियां चुनने आई थी। मेरे घर में ईंधन खत्म हो गया था। लकड़ियों की तलाश में दूर निकल आई। वापस घर जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई। क्या तुम बारिश रुकने तक मुझे यहाँ ठहरने की इजाजत दे सकते हो? उसने रिक्वेस्ट की। ठीक है, वहां सामने बैठ जाओ। उसने एहतियातन उसे दूसरी तरफ बैठने के लिए कहा था, ताकि खतरा कम से कम हो। शुक्रिया रहमदिल इंसान। वो मुस्कुराकर लकड़ियों के पास बैठ गई। बिजली की चमक में फ्रेडरिक ने देखा, लड़की की आंखें छोटी छोटी और लाल थीं। अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसकी रंगत सफेद और बाल भूरे झाड़ियों जैसे थे। अलबत्ता देखने में खूबसूरत लग रही थी। उसने हरा फ्रॉक पहन रखा था। उसके पांव बड़े बड़े और साफ थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पैरों में न जूते थे और न उसका जिस्म भीगा हुआ था, जबकि बारिश मूसलाधार बरस रही थी। खुद फ्रेडरिक पूरी तरह भीग चुका था। तो क्या वो कोई भूत प्रेत थी? इस भयानक ख्याल ने फ्रेडरिक को लर्जा दिया, मगर उसके साथ ही दूसरा ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में गूंजा था। फ्रेडरिक, अगर जान बचाना चाहते हो तो नॉर्मल रहो। फ्रेडरिक ने खुद को अलर्ट किया। एक बार फिर बिजली जोर से चमकी। फ्रेडरिक की उससे आंखें चार हुई। वो मुस्कुरा दी। फ्रेडरिक को उसकी मुस्कुराहट बड़ी घिनौनी और आंखों में डरावनापन नजर आया, लेकिन जवाब में वो बड़ी कोशिश से मुस्कुरा दिया। अपने बचाव के लिए वो आइडिया सोच रहा था कि हाथ में पकड़े पत्थरों पर उसकी नजर पड़ी और फ्रेडरिक को एक रास्ता सुझाई दे गया। उसने तेजी से पत्थर आपस में रगड़े। एक शोला सा निकला और घास फूस ने हैरत अंगेज तौर पर आग पकड़ ली। मगर उसके साथ ही एक और घटना घटी। वो चुड़ैल दहाड़ कर गार के दीवार से जा लगी। उसके बाल सूखी डाल की तरह अकड़ गए। आंखों के डोरे खून उगलने लगे। चेहरे की खूबसूरती झुलसी राख की तरह खौफनाक हो गई। उसकी ये हालत देखकर फ्रेडरिक का दिल बाहर को आने लगा। असल में उसका डरावना रूप देखकर फ्रेडरिक के होश उड़ गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो चुड़ैल दहाड़ती हुई फ्रेडरिक के गर्दन में अपने लंबे दांत गाड़ देती, फ्रेडरिक ने जलती लकड़ी का सिरा खींचकर उसके चेहरे पर झोंक दिया। डायन की मनहूस आवाज जंगल में गूंजी और फ्रेडरिक ने आव ताव देखे बगैर शोले उस पर उछालने शुरू कर दिए। एक खौफनाक आग ने चुड़ैल को लपेट में ले लिया। वो बुरी तरह गार की दीवारों से टकराती हुई वहीं राख हो गई और बदबू इस कदर फैल गई कि फ्रेडरिक की सांस रुकने लगी। वो सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर भागता रहा। तेज बारिश सुइयों की तरह उसके जिस्म में धंस रही थी, मगर डर के असर में वो दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो पैदल ही अपने सीनियर्स तक जा पहुंचा। लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गया। कई दिन तक उसका बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। सब उसकी हालत से बहुत परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि वो किन हालात से गुजर कर आया है। कई दिन के इलाज के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी कहानी सुनाई। किसी ने उसकी आपबीती पर यकीन किया और किसी ने हंसी में उड़ा दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब बात भी थी। जिन लोगों ने भी उसकी कहानी का यकीन नहीं किया,
उनकी मौत अजीब और रहस्यमयी हालात में हो गई थी। तो तुम चाहते हो हम इस बकवास कहानी पर यकीन करें? एलन ने सबसे पहले मुंह खोला था। उसे शुरू से ही शैनेल के इन किस्सों से चिढ़ थी, जबकि उसके बाकी साथी बड़े इंटरेस्ट और शौक से उसकी कहानियां सुनते थे। क्या तुम इसे झुठला रहे हो? शैनेल इस तरह घबराया जैसे उसने आज ही एलन को खो दिया हो। मैं तुम्हें झुठला नहीं रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी इस कहानी को सिर्फ एक किस्सा समझता हूँ। ये एक बेड टाइम स्टोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एलन ने कंबल लपेटा और शैनेल की तरफ से करवट ले ली, जैसे वो अब सोना चाहता हो। शैनेल ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। जैसे तुम्हारी मर्जी दोस्त, लेकिन मैं दुआ करूंगा तुम्हारी जिंदगी में जल्द कोई परी आए जो शादी के बाद चुड़ैल साबित हो। इतना कहकर वो सोने चल दिया था। एलन को अंदाजा नहीं हुआ कि शैनेल खुद किस हद तक इस बात पर यकीन रखता था। भूत का बच्चा। शैनेल की बेहुदा कहानी के साथ वो सर झटक कर ख्यालों से चौंका, लेकिन उसे अचानक रुकना पड़ा। उसके सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, यानी आगे का सफर वो कब्रिस्तान से गुजर कर ही जारी रख सकता था। अगर यहाँ कब्रिस्तान है तो जरूर आबादी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। ये सोचकर एलन ने कब्रिस्तान की चारदीवारी में कदम रख दिए। चिकनी मिट्टी में पैर धंस रहे थे। ऊंची नीची कब्रों से बचता हुआ वो सामान उठाए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च खामोश हो गई। एलन ने उसे ठोक बजाकर जलाना चाहा, लेकिन शायद उसकी बैटरी जवाब दे गई थी। ये टॉर्च भी उसने शैनेल से ली थी और बहुत से मुश्किल वक्त पर ये बहुत काम आई थी, मगर आज जवाब दे गई थी। क्या हुआ साहब? अपने करीब अचानक मर्दाना आवाज सुनकर वो चौंक सा गया। यहाँ से मैंग्रोव कितने फासले पर है? एलन ने टॉर्च नीचे करते हुए पूछा। वो आदमी मिट्टी में अटा हुआ था। कपड़े और चेहरे मुहरे से देहाती नजर आता था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बड़ी जर्द आंखों ने एलन के जिस्म में झुरझुरी सी पैदा कर दी थी। मैंग्रोव? क्या मजाक करते हो साहब? यहाँ कहाँ मैंग्रोव? ये तो सारा जंगल है, जंगल। उसने हंसकर कहा, तो उसके गंदे दांतों की नुमाइश हो गई, जिससे वो कुछ और घिनौना नजर आने लगा। ये कौन सी जगह है? एलन ने उससे बहस करने के बजाय काम की बात पूछी। कैथलिया। मैंग्रोव तो यहाँ से अच्छा खासा दूर है। आपको गाड़ी करना पड़ेगी और वो सुबह से पहले नहीं मिलने वाली। कैथलिया? यहाँ करीब कोई आबादी है? एलन को हैरत हुई। वो यहाँ कहाँ और कैसे आ गया? यानी वो अपनी मंजिल से उल्टा सफर कर रहा था। हाँ साहब, पर वो भी 4 कोस पर है। ठीक है, तो मुझे रास्ता बता दो। एलन ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, इस वक्त कहाँ जाओगे साहब? पास में मेरी खोली है, रात इधर बसर कर लो, सुबह आराम से चले जाना। उसने मशवरा दिया। एलन ने एक नजर उसे गौर से देखा। गंदे संदे कपड़े उसने पहन रखे थे, जिसके बड़े बड़े जेब खाली दिखाई देते थे। अपनी तरफ देखते पाकर उसने एक और घिनौनी मुस्कुराहट एलन की तरफ उछाली थी। तुम कौन हो और तुम्हारे घर वाले? एलन के सवाल में आधी रजामंदी थी। गोरकन हूँ साहब। गोरकन यानी कब्र खोदने वाला। ये कब्रिस्तान मेरा घर और यही घर वाले हैं। उसने आगे बढ़कर एलन के हाथ से अटैची लेना चाही। नहीं, ठीक है। एलन ने उसे जहमत देना गवारा नहीं किया। पुरखों से हमारा यही काम है। छोटा सा था जब माँ बाबा मिट्टी में मिल गए। मरने से थोड़ा दिन पहले बाप ने यही सिखाया था। पहले हम दूसरे गांव में रहते थे। हैजे ने
उस गांव को चाट लिया। तब मेरे माँ बाप नई बस्ती में आ गए। यहाँ एक गुरकन हुआ करता था, उसने ही हमें पनाह दी। तब से ये ही हमारा ठिकाना है। वो बोलता हुआ उसके आगे चल पड़ा। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? एलन ने उसकी हिस्ट्री को इग्नोर किया। बस थोड़ी दूर और, वो रुक कर बोला और फंसी हुई आवाज में हंसकर आगे बढ़ता चला गया। एलन इस बार खामोश रहा। वो दोनों नम चिकनी मिट्टी पर कब्रों के बीच चले जा रहे थे। कुछ कब्रें ताजा दिखाई दे रही थीं और कुछ सूख कर पक्की हो चुकी थीं। लेकिन एक बात जो एलन ने खास तौर पर महसूस की, वो कब्रों की हालत थी। किसी भी कब्र की हालत खराब नहीं थी। तुम इन कब्रों की अकेले देखभाल करते हो? एलन पूछे बगैर नहीं रह सका। हाँ साहब, ये पहला जवाब था जो उसने छोटा सा दिया था। ये है मेरा गरीब खाना। और उसने दांत निकाले। एलन को कोफ्त हुई। न जाने उसकी मुस्कुराहट में क्या बात थी जो एलन पर अब तक अच्छा असर नहीं छोड़ सकी थी। छोटी सी झोपड़ी में ज्यादा कुछ नहीं था। एक संदूक, कुछ औजार और मिट्टी का चूल्हा जो झोपड़ी से बाहर था। बैठने सोने के लिए बस चटाई दिखाई दी। एलन माहौल का जायजा ले रहा था जब गुरकन ने उससे दोबारा कहा, आप बैठो साहब, मैं आपकी पेट पूजा का बंदोबस्त करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं। एलन ने उसे रोका। ऐसे कैसे साहब, सर्दी पड़ रही है। अभी सूप लाता हूँ, फिक्र ना करो, अभी आया, वो कहकर बाहर निकल गया। एलन ने अपना बाजू सर के नीचे रखा और चमड़े के जूते उतारे बगैर लेट गया। अटैची उसके पास ही रखी थी। बाहर अब हवा तेज चलने लगी थी। गीदड़ों की आवाजों में हवा की शान भी शामिल हो रही थी। गोरकन का नाम पूछने की उसने जरूरत महसूस नहीं की थी। फिजा में लकड़ियों का धुआं और चटकने की आवाजें एलन के कानों तक आ रही थी, जो उसे बहुत बुरी लग रही थी। वो सर से हैट उतारकर मुंह पर धरे आंख मूंद कर सो गया। उसे गोरकन के सूप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गोरकन ने चूल्हा सुलगाने के बाद एक पतीले में तरह तरह के मसालों और पानी का मिक्सचर चढ़ा दिया। खुद पीढ़ी से उठकर झोपड़ी की दहलीज से अंदर झांका। चिराग की रोशनी में उसे साहब सोता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे से पलट गया। उसने कुछ देर और इंतजार कर लेना मुनासिब समझा। चूल्हे पर पतीले में कुछ उबल रहा था। वो दबे कदम उठा और बेलचा घसीटता हुआ नई कब्र तक आ ठहरा। कब्र में एक लाश थी। उसने बेलचा एक तरफ फेंका और अपने जेब से शिकारी चाकू निकाला। उसकी तेज धार की चमक काली रात में धुंधले चांद के अक्स में दिख सकती थी। वो पोरे को समेटकर कब्र में उतर गया। चाकू से कफन के बंद काट डाले और बिना आत्मा की लाश के सफेद चेहरे को नरमी से छुआ। फिर एक झटके से उसकी गर्दन को धड़ से जुदा कर दिया। खून का तेज फव्वारा उसके मैले बदन को रंगीन कर गया, लेकिन किसी जानवर की तरह लाश को टुकड़ों में बांटने लगा। फिर गोश्त के टुकड़े और हड्डियां एक बोरे में डालकर मिट्टी को दोबारा कब्र की शक्ल में ढाल दिया। लोग अक्सर खाली कब्रों पर फूल चढ़ाकर लौट जाते थे। इन आधी अधूरी लाशों के राज इन लाशों के साथ ही दफन रहते थे। गोश्त से भरा बोरा कमर पर लादे अब गोरकन के कदम वापसी की राह पर थे। वो दहलीज तक आया। एलन बेखबर सो रहा था। गोरकन के हाथ में सूप से भरा प्याला था, जिससे धुआं उठ रहा था। अलबत्ता धुएं की बू बड़ी अजीब सी थी। साहब, सूप। उसने दो एक आवाजें दी, मगर नतीजा बरामद नहीं हुआ। वो मुड़ने को था कि मुसाफिर की अटैची पर उसकी नजरें गड़ गईं। उस वक्त वो बिल्कुल भी मासूम देहाती दिखाई नहीं देता था। उसने खामोश कदम उठाए
और उसके सर पर जा खड़ा हुआ और धीरे से अटैची को खींचा। मुसाफिर की बॉडी में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। शायद वो ज्यादा ही लंबा सफर तय करके आया था कि घोड़े गधे सब बेच कर सो रहा था, इससे बेखबर कि मौत उसके सर पर नाच रही है। वो एक बार फिर फंसी हुई आवाज में हंसा। उसने अटैची खींचकर अपने सामने रख ली और उसे चाकू से खोलने की कोशिश करने लगा। अंग्रेजी बाबू से पहली बार वास्ता पड़ा था, उसे कैसे हाथ से जाने देता। थोड़ी कोशिश के बाद अटैची का कुंडा ताले समेत बेआवाज उखड़ गया। गुरकन की आंखों में चमक आ गई। ऐसा बढ़िया शिकार तो पहली बार हाथ लगा था, मगर अगले ही लम्हे वो सांस लेना भूल गया। अटैची में कपड़ों के नीचे एक सर उधड़ा पड़ा था। शक्ल किसी अंग्रेज की मालूम होती थी और साथ अंग्रेजी वर्दी पर कोई नाम फॉस्टर शेनिल लिखा था। धप, गोरकन की लाश उसके सामने पड़ी थी। एलन ने बेलचा फेंका और उसकी गर्दन में दांत काट दिए। काफी देर बाद गोरकन का चेहरा जर्द और फिर सफेद होकर कच्ची जमीन पर गिर पड़ा। तब उसने अटैची में सामान सही किया और पीठ की तरफ मुंह करके बोला, आ जा ऐ मेरी दोस्त। एक चमगादड़ पेड़ से उड़ती हुई आकर एलन के कंधे पर बैठ गई। उसकी लाल आंखें गोरकन के मुर्दा शरीर पर थीं, जो लट्ठे की तरह सफेद था। एलन सामान उठाए अगले सफर पर रवाना हो गया। अब खुशबू उसके कंधे से फूट रही थी।